तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्वान एनर्जी लिमिटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक लगातार हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकलता चले जा रहा है और अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस वापस आकर फिर से करेंगे। पहले चलकर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है स्वान एनर्जी लिमिटेड। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 708 रुपए है और इंट्राडे में ये लगभग 8% तक तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 18,691 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है वो 67 का है, जो थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। आरओई भी इसका नेगेटिव ही है। लेकिन इस स्टॉक की जो अच्छी बात है वो ये कि पिछले एक साल के अगर इसके हाई लो की बात करें तो 193 रुपए इसका लो था और 712 रुपए इसका हाई था। और जहां तक रही कंपनी की बात, तो कंपनी 1909 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और स्टार्टिंग में ये कॉटन और पॉलिस्टर के बिजनेस में काम करती थी। आगे चलकर इसने रियल एस्टेट और फिर एलएनजी में भी अच्छा काम किया। अगर इसके लाइफ टाइम चार्ट की बात करें तो जैसा देखा जाए ये स्टॉक लगातार ऊपर चढ़ता चला जा रहा है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। बाकी इसके अगर पीयर्स की बात करें तो स्वान एनर्जी, एंड्रयूल, टीके हेल्थ केयर, एम्पायर इंडस्ट्रीज, साक्षी मेडटेक, जिलेंडर्स, स्पेक्ट्रम, ये सारी की सारी डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा बिजनेस करती हैं। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 98 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 69 करोड़ हुआ, दिसंबर 2022 में वापस से बढ़कर 101 करोड़ हुआ और इस समय लगभग 1592 करोड़ का है। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ में अच्छी तरक्की हुई है। और इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में -40 करोड़ हुआ, दिसंबर 2022 में -16 करोड़ और करंट में लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर इसके प्रॉफिट की भी देखें तो सेल्स के साथ साथ इसके प्रॉफिट में भी वृद्धि देखी गई है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 139 करोड़ का था, मार्च 2015 में 314 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में 347 करोड़, मार्च 2021 में 320 करोड़ और करंट में लगभग 4,552 करोड़ हुआ। यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 1-2 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। और वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में 26 करोड़, मार्च 2015 में 3 करोड़, मार्च 2018 में 55 करोड़, मार्च 2021 में -69 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो लगभग 587 करोड़। यानी कि कुल मिला के इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1-2 सालों में दोनों में ही काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है। इस स्टॉक के अगर सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों का 27% का सीएजीआर है, पिछले 5 सालों में 49% का, पिछले 3 सालों में 71% और पिछले 1 सालों में लगभग 161% का है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बारोइंग्स की बात करें दोस्तों तो मार्च 2012 में 298 करोड़, मार्च 2015 में 705 करोड़, मार्च 2018 में 912 करोड़, मार्च 2021 में 3077 करोड़, मार्च 2023 में 4,985 करोड़ और करंट में लगभग 5,148 करोड़। यानी कि इसके बारोइंग्स में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि किसी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसके अगर टोटल एसेट्स की बात करें दोस्तों तो मार्च 2012 में 1083 करोड़, मार्च 2015 में 1,690 करोड़, मार्च 2018 में 2,636 करोड़, मार्च 2021 में 4,936 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो 10,952 करोड़ है। यानी कि इसके एसेट में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर चिंता की बात बताएं तो वो ये कि बारोइंग इसकी काफी तेजी से बढ़ी है, जो कि किसी भी अच्छी कंपनी के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। बाकी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64% थी मार्च 2021 में, वो दिसंबर 2023 में भी लगभग 64% ही है। यानी कि कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। FIIs की होल्डिंग की बात करें तो जहाँ 8% पर थी वो बढ़कर 10.5% हुए। DIIs की बात करें तो जहाँ पर 3.5% थे उन्होंने भी बढ़कर 5.5% ज्यादा किया। और पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करें तो जहाँ 23% थी उन्होंने घटाकर 19% किया। यानी कि अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, FIIs अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, DIIs अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो आने वाले दिनों में उस कंपनी में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। बाकी इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट से लगभग 80% का रेवेन्यू आता है, एनर्जी सेक्टर से 12%, वेयर हाउसिंग से 3.5% और टेक्सटाइल से 3.5% का। और इसका जो बिजनेस है वो सारा का सारा इंडिया में ही होता है। और इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो एनर्जी से लगभग 61%, वेयर हाउसिंग से लगभग 30%, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट से 5% और टेक्सटाइल से लगभग 3.5% का प्रॉफिट आता है। इसके एसेट्स की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में 45%, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट 24%, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट 14%, वेयर हाउसिंग 10.9%। तो वापस से दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, अपने लिस्टिंग के बाद से ही ये स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाता चला जाता है और इसके चार्ट पर एक अच्छी बात यह है कि ये कभी भी अपने पुराने प्राइस को टेस्ट करने के लिए वापस नहीं आता है। तो जैसा कि आप इस लेवल पर देखिए, जब यहाँ पर था इसने यहाँ पर लो नहीं लगाया, फिर जब इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया और ये ऊपर गया तो यहाँ से जब ये नीचे आया तो इसने कभी भी इस लेवल की टेस्टिंग नहीं करी और अब वापस वही हाल हो रहा है। यहाँ से इसने इस लेवल के ब्रेकआउट दिया है तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद से ये लगातार हायर हाइज बनाता चला जा रहा है और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो इस लेवल पर इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ से अगर जिसने इन्वेस्ट किया है तो वो इस स्टॉक में बने रहे। बाकी अगर कोई यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इसमें हमारी कोई राय नहीं है दोस्तों। आप खुद से एक बार एनालिसिस जरूर करिएगा और जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर लीजिएगा।